हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी ने सीटेट की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी होगी, मेरा मानना यही है और आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर सीटेट की तैयारी करवाई जाती है और सीटेट के लिए हम एसएसटी का जो पोर्शन है अपना बहुत अच्छी तरीके से जो है तैयार करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो है हम इसकी पैडागोजी भी तैयार करेंगे अपनी। ठीक है, उसके लिए सेपरेट वीडियोज़ आएंगी और इसके साथ साथ आपके जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके थ्रू आपको समझाया जाएगा। अगर नहीं पता है तो फटाफट इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और प्रीवियस ईयर तो आपको करवाए ही जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं सिलेबस की वीडियो को। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम अपना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सोशल स्टडीज़ जो है अपना, या फिर सोशल साइंस जिसे कहा जाता है। देखो यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखना है, अब जो है सोशल स्टडीज़ ना कह के उसे जो है सोशल साइंस कहा जाता है। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पर यहाँ पर जैसे मतलब पहले से ऐसे बोला जा रहा था तो इसको लेकर यहाँ पर ये दोनों चीज़ें लिखी हुई मिलती है हमें सीटेट में। बट जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सोशल साइंस। ठीक है, इसका नाम चेंज होकर सोशल साइंस कर दिया गया है और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बताती चलूँगी जिससे आपके मार्क्स ना कटे। तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन अपने स्टार्ट करने वाले हैं और आज जो हम 60 के 60 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे उसकी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगी यहाँ पर, जिससे आप जो है अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो प्रीवियस ईयर के। और अब जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट होते ही होते हैं, तो ध्यान से करो, टॉपिक जो है उसे पूरा क्लियर करना होगा हमें। देखिए ये इस तरीके से होता है आपका और ऑनलाइन मोड में ही हो रहा है, अब तो आपको पता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये कब का है, ये आपका जो है 10 जनवरी में हुआ था क्वेश्चन पेपर, वो आपका यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जो मैचिंग आई हुई थी और मैचिंग को सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और यहाँ पर सुअर। तो ये जो है अनाज और हड्डियाँ जो है यहाँ पर इन्होंने बताई और इस साइड हमें जो पूरा स्थल की कहाँ से ये हमें प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है उससे आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए ज्वार, बाजरा, मवेशी और भेड़ बकरी जो है आपकी वो आपकी जो है आंध्र प्रदेश जो हलूर है उससे मिली थी। तो यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, ए का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गेहूं और दलहन, ये तो याद ही करने पड़ेंगे, बिना याद करे ऐसे नहीं सोच सकते कि इससे हम कुछ और याद रह जाए और हम टिक करके आ जाए, नहीं। और आपको पता होगा सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो। ठीक है, तो क्या पता आपका तुक्का लगाया हुआ भी ठीक हो जाए। अब देखो यहाँ पर गेहूँ और जो दलहन है वो आपका कहाँ पर पाया गया था, वो पाया गया था कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर के जो गुल्फ काल है वहाँ से आपका पाया गया था। तो मैं ये मैचिंग जो है आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लो कि कहाँ कहाँ पाया गया था, एज इट इज़ मैचिंग जो है उठाकर दे दी जाती है सीटेट में। तो यहाँ पर बी का हमारा कौन सा हो जाएगा, बी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ मिट्टी और मिट्टी पर जो खुरों के चिन्ह मिले थे वो कहाँ से मिले थे, वो महागड्ढा जो है वहाँ से मिले थे। देखो यहाँ पर ये महागड्ढा है, दूसरा जो एक नाम और आता है वो नहीं है ये। ठीक है, मेरागढ़ नहीं है, महागड्ढा है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में है। तो सी का अपना यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी का अपना सेकंड हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आप देखो डी वाला, चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े हमें कहाँ से मिले थे, तो ये उत्तर प्रदेश के जो कोलीड हवा जो है वहाँ से मिले। तो डी का अपना कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की दिशा में होता था। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट का। ठीक है, इसमें पूछा ही जाता है इसको लेकर और इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी और भी चीज़ें जो होंगी। तो देखो इन्होंने पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता, 6th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री की, वहीं से एज इट इज़ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो यहाँ पर देखो इन्होंने पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पर पाई गई थी उसका ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर जो है लोगों को कहाँ पर दफनाया जाता था, गड्ढे में दफनाया जाता था। वो भी सिर कैसा किया जाता था उसका, बिल्कुल सीधा लेटाया जाता था और सिर जो है उसका उत्तर दिशा में रखा जाता था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि उत्तर दिशा में रखा जाता था ऐसा कौन सा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर लोथल है, दूसरा यहाँ पर गुल्फकार और तीसरा मेहरगढ़ और चौथा यहाँ पर है इनामगांव।
ध्यान रखना है, जो इनाम गांव है उसी में जो है ऐसा किया जाता था। तो इनाम गांव अपना यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, उत्तर दिशा में जो है सिर को सीधा करके जो है लेटाया जाता था। मतलब कि जो कब्र होती थी वो इस तरीके से होती थी कि वो गड्ढे में जो है जो मुर्दा है या फिर जो मृतक है उसे गड्ढे में लेटाते थे और उत्तर दिशा की तरफ उसका सिर होता था। और उसके जो पैर है वो भी कैसे होते थे, वो भी एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते थे। ठीक है, ऐसे जो मृतकों के जो अवशेष हैं वो हमें वहाँ से मिले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है घरों में भी कई बार जो समाधियाँ वगैरह है वो भी हमें देखने को मिली है इनाम गांव में। ठीक, अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर भी इनाम गांव होगा। क्या ये अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जहां पर एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में दफनाया गया था, 5 कमरों वाले मकान के जो आंगन है उसमें दफनाया गया था, ऐसा कौन सा हड़प्पा का स्थल है। ठीक है, और उस आदमी के ध्यान रखना है आपको, 4 पैर वाले जो थे, जो 4 पैर वाली जो मिट्टी का जो एक संदूक था उसके अंदर दफनाया था उसे, 5 कमरों वाले जो आंगन था उसके अंदर, यानी कि 5 कमरे थे, बीच में आंगन था और उसमें जो है उसे 4 पैर वाला जो मिट्टी का एक संदूक होता है ना उसके अंदर उसे दफनाया था। तो ये भी इनाम गांव में ही आपको ध्यान रखना है। साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली है कि एक घर में यहाँ पर अनाज का जो गोदाम है वो भी देखने को मिला है। तो इनाम गांव में एक ऐसा घर मिला है जहाँ पर क्या है, अनाज का जो गोदाम है वो भी हमें देखने को मिला है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके साथ साथ शव के जो पैर होते थे वो कैसे मिलते थे, शव के जो पैर होते थे वो मुड़े हुए होते थे। ठीक, आपको ध्यान रखना है, मुड़े हुए जो शव के पैर हैं मुड़े हुए मिले हैं, तो ये बात भी ध्यान रखनी। जो भी बताती जा रही हूँ नोट आप करते जाइए, साथ साथ में जो है इसके जो नोट्स वगैरह हैं उसके थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा अच्छी तरीके से। एनसीईआरटी के जो भी चीज़ें हैं उसी से मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ, उससे आपको जो है कवर करवाई जाएगी पूरी एनसीईआरटी बुक। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए आगे चलते हैं, और सिर क्या है इसका उत्तर दिशा में था। ठीक, आगे चलो, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने, और हमसे पूछा गया है हमसे यहाँ पर कहा गया है साम्राज्य पर निम्नलिखित अभिकथन ए और आर जो है उनको पढ़ना है, और अभिकथन वाले क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है साम्राज्य और राजा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। एनसीईआरटी बुक की हिस्ट्री क्लास 6 में ही पता है आपको, तो आपको पता होना चाहिए। जब आप एनसीईआरटी बुक कवर करेंगे तब आपको सारी चीज़ पता चलेगी। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि राज्य और साम्राज्य क्या होता है। राज्य और साम्राज्य के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो एनसीईआरटी बुक से हमें ये पता चलता है कि साम्राज्य जो होते हैं वो राज्यों से बड़े होते हैं। पहली बात तो बड़े हैं, तो इसलिए उसकी रक्षा के लिए या फिर उसकी सुरक्षा के लिए जो है सेना जो होगी उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी साम्राज्य को। ठीक है, राज्य की अपेक्षा जो सेना है वो कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ का क्षेत्रफल बड़ा है। तो किसका क्षेत्रफल बड़ा होता है, साम्राज्य का होता है, साम्राज्य को चाहिए। साम्राज्य में सम्राट होता है और राज्य में राजा जो है वो शासक होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और इसके साथ साथ सम्राट को क्या चाहिए, अपने साम्राज्य को चलाने के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत भी पड़ती है। और इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए एक तो सेना की अधिक जरूरत पड़ रही है उसे राज्य की अपेक्षा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर जो है उसे संसाधन की जरूरत ज़्यादा पड़ रही है। तो इन दोनों चीज़ों को पाने के लिए क्या किया जाता है, जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और उनकी नियुक्ति, जब अधिकारियों की नियुक्ति होती है, आपको ध्यान रखना है, तो अधिकारी जो हैं उनको कुछ भी चीज़ जो, यानी कि उनकी अगर नियुक्ति की जा रही है तो इसका मतलब क्या है, उनको जो है कुछ ना कुछ दिया जाएगा, तो उसके लिए कर इकट्ठा किया जाता था जो साम्राज्य होते थे उनमें। तो ये बात ध्यान रखनी है। फटाफट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले यहाँ पर कह रखा है इन्होंने, साम्राज्य जो है सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी। देखो, जो सम्राट होते हैं, बिल्कुल सही बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि जो सम्राट है उन्हें अधिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्यों पड़ती है, इन्होंने रीज़न भी दिया है, क्योंकि उनके पास जो है साम्राज्य बहुत बड़ा होता था और सुरक्षा की जरूरत भी बड़ी होगी, फिर इसका मतलब सेना ज़्यादा चाहिए और उसके लिए संसाधन ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अब देखो कारण कह रहा है, करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाती थी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, और उसका कारण जो है यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि इसलिए जो है कर इकट्ठा किया जाता था, क्योंकि साम्राज्य जो है वो बड़े होते थे और सेना की जरूरत ज़्यादा होती थी सुरक्षा के लिए, और अधिक संसाधन की जरूरत होती थी उन्हें, और इसके लिए कर और शुल्क जो है वो इकट्ठा किया जाता था जो जनता होती थी उससे। बिल्कुल सही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो ऑप्शन ए अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं, और साथ ही साथ आर जो है ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला से संबंधित कथन सही नहीं है। तो वास्तुकला से संबंधित कौन सा कथन आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले यहाँ पर मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की जो आधारशिला पर डाल देती है। दूसरा है निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। तीसरा है पितरा दूरा दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ क्षैतिज रखने की एक तकनीक थी। तो ये बिल्कुल ठीक है। जो पितरा धूरा जो है वो क्या है, दो ध्रुवों के जो खंभे होते थे उनमें उनके आर पार क्या है, एक तकनीक होती है क्षैतिज रखने की। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन्होंने जो है इससे संबंधित नहीं है, वास्तुकला से संबंधित नहीं है जो यहाँ पर इन्होंने बताई है। ठीक है, आगे चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें चोल वंश से दिया गया। आपको पता होगा चोल, पांड्य और जो आपका एक और था वो क्या था, सरदारी रही है। ठीक है, और इनके जो है आगे चलते गए और ये इस वजह से वंश कहा जाता है, क्योंकि जब राजा का पुत्र राजा बनता है तो वो जो है वंश प्रथा वहाँ पर चालू हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर चोल वंश से संबंधित हमसे पूछे गए हैं। और जब आप जो है चोल वंश, चोल, चेर और पांड्य थे। ठीक है, तो चोल वंश के बारे में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चोल वंश जो है यहाँ पर जो संगम जो कविता है हमारी मूवेंदार, ठीक है, ये संगम कविता आपको ध्यान रखनी है, इनसे रिलेटेड ही है। मूवेंदार जो है एक संगम जो आपकी क्या है, कविता है। और इसमें बताया गया है कि 3 मुखिया थे, यानी कि 3 शासक परिवार थे। कौन कौन से थे, चोल, चेर और पांड्य। कहाँ पर थे, जो हमारा जो दक्षिण जो भारत है वहाँ पर इनकी जो शक्तिशाली यानी प्रभुत्व रहा है, किसका, चोल, चेर और पांड्य का दक्षिण भारत में रहा है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और उरेयूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़ा तैयार करते थे। तो आपको ध्यान रखना है, जो मंदिर के जो वो रहते थे, मंदिर के जो झंडे होते थे उनके लिए जो है सिलिया जो है बुनकर है, वो जो है वो क्या करता था, मंदिर का जो झंडा है उसे तैयार करता था सिलिया बुनकर। और मंदिर में जो उत्सव वगैरह होते थे उससे रिलेटेड भी जो झंडे वगैरह के लिए जो कपड़ा है वो तैयार किया जाता था, किसके द्वारा, जो सिलिया है उसके द्वारा तैयार किया जाता था। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन आपका, 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए आगे चलते हैं और अगला देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिर से मैचिंग दे दी गई है और यहाँ पर कहा गया है कि जो व्याकरण और काव्य शास्त्र है वो आपका कौन से मैच हो रहा है। ठीक है, तो जो व्याकरण और काव्य शास्त्र ये तो याद ही करने पड़ेंगे, बिना याद करे तो नहीं होगा ये। ठीक, मैचिंग जो भी आती है वो याद ही होनी चाहिए। तो व्याकरण और जो आपका काव्य शास्त्र है वो आपका देखो यहाँ पर लीला तिलकम जो है उनके द्वारा रचित है। तो यहाँ पर एक हमारा सेकंड हो जाएगा। फिर हमारा कहानी सुनाना, कहानी सुनाना जो है, कहानी सुनाना जो है आपका स्टार्टिंग में क्या था, जो कहानी होती थी वो स्टार्टिंग में क्या थी कि जो कहानी सुनाई जाती थी उसके लिए जो है कथक शब्द का प्रयोग किया जाता था। और कथक जो शब्द है उसका अर्थ होता था कि जो संस्कृत में अगर देखिए कथक शब्द का अर्थ तो ये होता था कि कहानी के लिए जो है इसे यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो कथक उसे कहा जाता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, जो कथक शब्द है उसका जो मूल रूप है वो चेंज हो गया। यानी कि आपने देखा होगा ये जो नाट्य शास्त्र होता है, जो नृत्य शास्त्र होता है, उसमें आपने देखा होगा कथक जो है वो किया जाता है, यानी कि एक डांस के तौर पर यूज़ किया जाता है कथक को। ठीक है, तो पहले उसे कहानी के तौर पर जो है कहानी सुनाने वाले के लिए जो कथक शब्द है वो यूज़ किया जाता था। पर धीरे धीरे जो है उत्तर भारत के जो मंदिर वगैरह है वहाँ पर जो है कथक शब्द का रूप चेंज कर दिया गया। और इस वजह से जो है अभी अगर हम पहले की बात देखें तो वहाँ पर आपका कहानी सुनाना क्या था, कथक था, और अब जो है डांस के तौर पर है। अब देखो विशिष्ट शैली, विशिष्ट शैली जो है इसमें क्या है, जो कथक है उसके लिए मुगल जो सम्राट हैं और जो रईस वगैरह हैं उन्होंने क्या किया था, अपने जो दरबार है उसमें जो है उन्हें जो है स्थान देना स्टार्ट कर दिया था। और उसके लिए उन्होंने जो है कुछ विशेष प्रकार की जो चीज़ें की थी और इस वजह से जो है उसको, उस शैली को क्या कहा गया, विशिष्ट शैली कहा गया। अब यहाँ पर जो कथक है वो क्या है, नृत्य वाला कथक है जो मुगल सम्राट ने अपने दरबार में रखा। ठीक है, तो इसके लिए जो 2 परंपराएं जो थी वो स्टार्ट हुई थी। 2 परंपराएं, एक तो जो घराने जो होते थे उनमें जो है इसको बहुत ज़्यादा स्थान मिला था, ये रखना है। तो यहाँ पर हमारा विशिष्ट शैली का क्या हो जाएगा, जो घराने हैं उसमें जो है विशिष्ट शैलियों को जो है अब वो मिला था, बहुत ज़्यादा जो महत्व वो देना स्टार्ट कर दिए थे। 2 परंपराएं जो शुरू हुई थी, एक तो परंपरा थी और एक जो घराने वगैरह है उसमें जो है इसका विकास हुआ था, किसका, कथक का विकास हुआ था। और मुगल सम्राट ने कथक जो है उसके लिए
मुगल सम्राट ने कथक और भी जो रईस वगैरह उन्होंने जो कथक वाले हैं उनको क्या है अपने यहाँ पर स्थान देना, अपने दरबार में स्थान देना जो है स्टार्ट कर दिया था। तो इसी चीज़ को विशिष्ट शैली कहा गया, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब लघु चित्र का जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा? तो जो लघु चित्र है उसका फर्स्ट ऑप्शन जो रसमंजरी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है बी है वो यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला फिर से मैचिंग दे दी। इस वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा मैचिंग आई है स्टार्टिंग में। देखिए खोखर, जो खोखर है यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो जनजाति जो हैं उनके बारे में बताया गया है, और ये जनजाति कहाँ पर मूल रूप से पाई जाती है उसके बारे में हमें बताना है। तो जो खोखर है वो आपके कहाँ पर पाई जाती है? खोखर पाई जाती है पंजाब में, ठीक है। जनजाति पंजाब में बड़ी फेमस है खोखर। और एक और जो आपकी पंजाब जो है 13वीं शताब्दी में जो है ना, 13वीं और जो 14वीं शताब्दी रही है वहाँ पर पंजाब में जो खोखर है बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण जो जनजाति है वो हुआ करती थी, ठीक है, होनी स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद अगर हम देखें जो मुल्तान और जो सिंध है उसमें जो है क्या मिली थी? मुल्तान और सिंध में जो आपका ये देखो लंगहा और अरगुन जो है वो आपकी जनजाति मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसका मुल्तान और ये हो जाएगा इसका। और इसके साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं और आगे देखो तो आपका जो बलोची है, बलोची जो है वो आपकी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ इसका मूल रूप से जो है कहाँ से रिलेटेड है? ये आपकी उत्तर पश्चिम से रिलेटेड है ये। और गड्डी जो है वो आपका क्या है? पश्चिमी हिमालय से रिलेटेड है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि इन वाले क्वेश्चन में इतना समझाना नहीं होता है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो तो बस आपको रटने पड़ेंगे ही। जो समझाने की चीज़ें मैं साथ साथ में आपको कवर करवाती जा रही हूँ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमसे कहा गया है नील की जो काश्तकार की जो समस्या है, नील के काश्तकारों की समस्या और नील विद्रोह पर निम्नलिखित अभिकथन ए और आर दिया गया। नील के काश्तकार की जो समस्या और नील का जो विद्रोह हुआ था उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर कथन दे रखे हैं और हमें बताना है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है या नहीं है। इस तरीके से अभिकथन ए कह रहे हैं यहाँ पर 1859 के बंगाल के रियातों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। तो बिल्कुल ठीक है, 1859 में जो बंगाल के जो रियात हैं उन्होंने क्या किया था, जो नील की खेती हुई थी उसको बिल्कुल इनकार कर दिया था, ठीक है, कि हम जो है नील की खेती नहीं करेंगे। और साथ ही साथ इसका विद्रोह करना भी स्टार्ट कर दिया था, नील की खेती का विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये बात तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या है, इसके साथ साथ जो जमींदार थे उनके द्वारा जो है रेतों पर जो अत्याचार किया जाता था, इस वजह से इन्होंने 1859 में जो इंडिगो रेत जो रहे हैं, यानी कि जो रेत जो है जिन्हें किसान कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, उनको यह महसूस हुआ कि अब जो है बंगाल जो बगान मालिक हैं उनका विरोध तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अपना विरोध जो है स्टार्ट कर दिया। तो ये तो हमारे यहाँ पर करेक्ट होता है ऑप्शन। अब चलो आगे चलते हैं। कारण बी हमसे कह रहा है वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जमींदार जो है उनके ऊपर जो है अत्याचार न करके, बल्कि जमींदार भी जो है गाँव गाँव घूमकर जो है बगान जो मालिक थे उनका विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि जो बगान मालिक हैं वो क्या है, जमींदारों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा अपना फोर्स बनाए हुए थे, ठीक है, बल जो है बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे, उन्हें परेशान करते थे। इस वजह से जो बगान के जो मालिक हैं उनके खिलाफ जमींदार और किसान दोनों थे बंगाल में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उनकी जो ज़मीन वगैरह जमींदारी वगैरह छीन ली जाती थी, इस वजह से जो है जमींदार जो है वो भी विरोध में थे। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है और हमारा जो ए है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये तो बिल्कुल ठीक कहा गया है वैसे तो, कि वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से जो थे थके हुए थे, ठीक है। हम जैसे मैंने फर्स्ट वाले में बताया कि जमींदारों का जो है जो ये नील की खेती करते थे उनके ऊपर दबाव था, पर जो जमींदार हैं वो पूरी तरीके से जो है इसमें शामिल नहीं थी। जमींदार जो है खुद जो है बगान मालिकों से पीछे छुड़ाना चाहते थे। तो ये ध्यान रखना है। तो ये कथन भी सही है यहाँ पर ये कारण नहीं स्पष्ट कर रहा है कि क्यों नील की जो खेती है उसका इनकार किया जा रहा था। नील की खेती का विरोध करने के पीछे रीज़न ये नहीं था कि जो जमींदार हैं उन्हें परेशान करते थे, बल्कि इसके पीछे जो रीज़न ये था कि जो बगान मालिक हैं वो जो है बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो है काम करवाते थे बहुत ज़्यादा उनसे, और जो महिलाएं वगैरह हैं वो जो है उसके लिए विरोध करने के लिए जो घर के बर्तन वगैरह वो लेकर निकल पड़ी थी, ठीक है। बर्तनों को जो अस्त्र के तौर पर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था महिलाओं ने। तो यहाँ पर मेन जो रहा है रेत जो है बगान मालिकों से जो है परेशान हो गए थे,
ये मेन था, ना कि जमींदार की जो रही है उनके द्वारा। जमींदार तो खुद सपोर्ट कर रहे थे उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर कह रहा है कि पंडित जो रामबाई है वो उन्होंने 19वीं शताब्दी के एक प्रतिष्ठित जो संस्कृत विदुषी थी, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रखी है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि विद्यार्थी को हमें क्या है, क्लास में ये बताना है कि जो पंडित रामबाई है उसके विषय में हमें कुछ ना कुछ बताना है उन्हें। और ये भी आपका जो है पंडित रामबाई के बारे में आपको बताया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये बात तो अपना आपने दिमाग में डाल लो कि एनसीईआरटी बुक कवर करनी है, कैसे भी करनी है। एनसीईआरटी बुक कवर कर ली तो सब कुछ कवर हो ही जाएगा आपका। तो जो पंडित रामबाई है वो क्या थी, वो एक हिंदू धर्म की, जो हिंदू धर्म है उनका मानना था कि हिंदू धर्म जो है महिलाओं को प्रति जो मतलब महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे विधवा विवाह वगैरह जो है, और जो छोटी उम्र में जो महिलाओं की जो शादी कर दी जाती थी, विवाह कर दिया जाता था, और भी काफ़ी सारे रीज़न थे जिसकी वजह से ऐसा मानना था इनका, ठीक है। तो इनका मानना ये था कि जो हिंदू धर्म की जो महिलाएं हैं, हिंदू धर्म जो है महिलाओं का दमन करता है, उनका शोषण करता है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसके लिए 1881 में क्या किया, इन्होंने एक आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। तो आपको ध्यान रखना, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी, पंडित रामबाई ने की थी। अब आपको जो है पंडित रामबाई के बारे में अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्लास में बताना है। तो किस तरीके से बताएंगे आप, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से क्या चीज़ यूज़ करेंगे आप। पहले यहाँ पर देखा हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा है। तो ये विचार जो है, ये विचार तो जो पंडित रामबाई है उनका विचार से बिल्कुल डिफरेंट हो गया, क्योंकि उनका विचार तो ये था कि हिंदू धर्म जो है महिलाओं का शोषण करता है, उनका दमन करता है। तो ये तो गलत हो गया अपना। अब देखो, पूना में एक विधवा गृह की जो स्थापना है उन्होंने की। तो पूना में विधवा गृह की स्थापना जो है पंडित रामबाई ने की थी, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ तो हम बताएंगे, क्योंकि पंडित रामबाई के बारे में बताना, तो ये चीज़ तो बताएंगे हम। थर्ड देखो, एक किताब या पुस्तक लिखी उन्होंने, स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें पुरुष और महिला के बीच मौजूद सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की। तो देखो, स्त्री पुरुष तुलना अगर आपको पता हो कि ये किसने लिखी है तो आप जो है ये नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि ये किसने लिखी थी, ये ताराबाई जो रही हैं, ठीक है, ताराबाई शिंदे जो रही हैं, उन्होंने लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ताराबाई शिंदे ने जो है खुद ही अपने आप को एजुकेट किया था, घर में अपने आप को खुद ही एजुकेट किया था, यानी कि अपनी शिक्षा जो है कहीं पर जाकर नहीं ली थी, अपने घर में जो है छिप छिपा कर जो अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो इन्होंने लिखी थी, तो ये भी हम नहीं बताएंगे। तो केवल हम बी जो ऑप्शन है वही, उसी चीज़ को जो है बच्चों के सामने जो है हम बताएंगे, क्योंकि वही सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यहाँ पर, जो आपके काश्तकार का जो चाबुक है वो किसने लिखा। काश्तकार का जो चाबुक है आपको ध्यान रखना, ज्योतिराव फूले ने लिखा है काश्तकार का चाबुक। तो यहाँ पर ज्योतिराव फूले आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ज्योतिराव फूले से संबंधित कई और चीज़ें हम जान लेते हैं। देखो, पहली बात, ज्योतिराव फूले ने क्या है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने की थी। अब कब की थी ये भी ध्यान रखना है, ये की थी इन्होंने 1873 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है बात, ठीक। और भी जान लेते हैं इनके बारे में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक अपनी पुस्तक भी लिखी है 1873 में। इनकी जो बुक है वो कौन सी थी, इनकी बुक का नाम देखो, इनकी बुक का नाम था जो गुलामगिरी जो बुक है वो इन्होंने लिखी थी। गुलामगिरी बुक जो है किसने लिखी अगर पूछा जाए तो वो आपका ज्योतिराव फूले है। और एक तो यहाँ पर आपका कवर हो ही गया कि काश्तकार का चाबुक जो है किसने किया, कि काश्तकार का जो चाबुक है किसने लिखा, ये भी जो है इन्होंने लिखा था और 1883 में लिखा था। कब लिखा था? 1883 में लिखा था। तो ये चीज़ें हमारी कवर होगी। और किस सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने की थी। और साथ साथ अगर पूछा जाए कि जो स्कूल हैं यानी कि विद्यालय जो खोले गए थे लड़कियों को शिक्षित करने के लिए, वो जो है ज्योतिराव फूले ने कहाँ पर किया था? ये महाराष्ट्र में जो विद्यालय ओपन किया था, किसके लिए? लड़कियों के लिए। तो ये ध्यान रखना है। अब चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर, वर्ण कर्म जो है ए बी, यहाँ पर हमें बताया गया 2 कथन दे रखे, कौन से सही हमें ये बताने हैं। तो देखो यहाँ पर कह रखा है, उत्तर जो वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। देखो, जो उत्तर वैदिक काल है
उसमें क्या हुआ था, जो ब्राह्मण है उन्होंने क्या किया था, 4 वर्ग जो है, यानी कि सबसे ऊपर ब्राह्मण रहेंगे, फिर क्षत्रिय हैं जो राजा बन सकते हैं, और थर्ड जो थे वो आपके कौन थे, जो थर्ड थे वैश्य थे, और फोर्थ शूद्र थे। ये 4 जो वर्ण हैं, ये 4 वर्णों में जो है पूरे समाज को बांटा था ब्राह्मणों ने। बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही है। और ये जो है, ये जो विभाजन किया गया था, पदानुक्रम किया गया था, और निचले वर्णों के विरुद्ध जो है भेदभाव पर आधारित था, यानी कि निचले वर्ण जो है उन्हें, जैसे वैश्य रहे हैं और शूद्र रहे हैं, बिल्कुल नेगेटिव था उनके लिए, यानी कि उन्हें जो है बहुत चीज़ों में उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जब तो इस चीज़ को हटाया गया है, आपको पता ही होगा अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हैं तो। अब देखो, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जो स्वर्ण व्यवस्था है, सवर्ण व्यवस्था है, उसको स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है, 4 जो वर्ण जो व्यवस्था बनाई गई है, बिल्कुल जो है भेदभाव पर आधारित, और हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। कुछ ऐसे भी लोग रहे थे। तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए और बी दोनों कथन आपके यहाँ पर सही है, और दोनों कथन जो है, बी जो है बिल्कुल इसका सही कारण जो है ए का जो है यहाँ पर आपका स्पष्ट कर रहा है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि विरोध, जो भेदभाव है उसको लेकर, क्योंकि जो निचला वर्ण है उसके साथ भेदभाव होता था और इसको लेकर विरोध किया जा रहा था। और यहाँ पर इन्होंने इसका रीज़न भी बता दिया कि कुछ जो लोग थे उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जो ये सवर्ण व्यवस्था उसको स्वीकार नहीं किया था। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से अभिकथन वाला। देखो, अभिकथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे पिछले साल जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो पिछले साल के ऑनलाइन एग्जाम कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ आपकी कवर होने वाली है। अब देखो, यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रवादी आंदोलन जो है उसको लेकर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, और 2 जो यहाँ पर ए और आर है वो यहाँ पर दिया गया। ए मतलब अभिकथन और आर मतलब आपका यहाँ पर कारण, रीज़न। देखो, अभिकथन कह रहे हैं 1850 के बाद भारतीय द्वारा कई राष्ट्रवादी जो राजनीतिक संगठन हैं उनकी स्थापना की गई थी। तो ये बिल्कुल ठीक है कि 1850 के बाद क्या हुआ था, बहुत सारे जो राष्ट्रवादी जो राजनीतिक संगठन हैं उनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर आर कह रहे हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। यानी कि 19वीं शताब्दी जो है हमारी, यानी कि जो ये हमारा जिस टाइम पर आंदोलन हुआ था आपका, तो उस टाइम पर ये जो मन में 19वीं शताब्दी का मतलब है कि 1800 से लेकर आपका 1900, ठीक है, 1800 से लेकर आपका जो 1900 है वो आपका क्या हो जाएगा, जो 19वीं शताब्दी है वो होगा। तो यहाँ पर जो है 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जो भारतीय लोग हैं उनके मन में आया था जो अंग्रेज वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के संसाधन और यहाँ पर जो लोग हैं उन पर जो है कब्जा किए हुए हैं, लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे संसाधनों का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसी चीज़, इस चीज़ को लेकर जो है लोग जागरूक हुए थे, ऐसी भावना जो है लोगों के मन में उत्पन्न हुई थी। जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों भारतीयों का नहीं हो सकता। और ऐसा मानना था कि जब तक ये नियंत्रण, अंग्रेजों का जो ये नियंत्रण है किस पर, भारत के संसाधन पर और भारत के लोगों पर जो नियंत्रण कर रखा है अंग्रेजों ने, कंट्रोल कर रखा है अपना पूरा का पूरा, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक क्या है, तब तक जो है भारत के लोग और भारत जो है वो स्वतंत्र नहीं हो सकता है। ऐसा जो है लोगों की जो सोच ऐसी बन गई थी, ऐसी बननी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कहा गया है इन्होंने, और इसी वजह से जो है कई जो राजनीतिक संगठन है उसकी स्थापना हुई थी 1850 में। तो इसका रीज़न भी यहाँ पर बिल्कुल सही बता रहे हैं, और इस वजह से आपका ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आगे देखो, आगे हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर हमें जो है कर्म के अनुसार लगाने हैं कि सबसे पहले कौन सा था फिर उससे बाद कौन सा था। तो देखो, आपका रोलेट एक्ट कब पास हुआ है, 1919 में पास हुआ था। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, सबसे पहले यही आएगा। इसके बाद और भी देख लेते, खिलाफत आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था, और ये किसके विरुद्ध हुआ था, आपको ध्यान रखना, तुर्की में जो है एक खलीफा थे। ठीक है, खलीफा जो हमारे भारत के मुस्लिम जो रहे हैं, मुसलमान जो हैं, वो तुर्की में जो खलीफा है उन्हें अपना एक बहुत महत्वपूर्ण नेता मानते थे। तुर्की के जो खलीफा थे उनको बहुत महत्वपूर्ण नेता मानते थे। पर क्या हुआ, तुर्की में जो वो खलीफा थे उनको लेकर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने उस खलीफा को वहाँ से हटा दिया। ठीक है, उसकी शक्तियाँ बहुत कम कर दी और उसे वहाँ से हटा दिया। तो इस वजह से भारत के जो मुसलमान हैं उनके मन में क्या हुआ कि इन्होंने हमारे नेता को हटाया है, अब जो है हम खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और इसी के बाद खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई कब, 1920 में। तो रीज़न भी मैंने आपको यहाँ बता दिया, हो सकता है किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, और आगे के लिए भी।
तो यहाँ पर 1920 रहेगा इसका। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, क्या आपको पता है? साइमन कमीशन जो है आपका 1900 जो आपका 28 है उसमें आया था, और विरोध भी हुआ था उसमें इसका, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, तो ये इसके बाद होगा। फिर दांडी मार्च कब हुआ था? ये आपका 1930 में हुआ था। कहाँ, कब हुआ था? मार्च में हुआ था। कैसे याद रखोगे? मार्च लगा हुआ ना इसके पीछे, दांडी मार्च, तो मार्च में इसकी शुरुआत हुई थी। और दांडी कब पहुंचे थे ये, और मार्च में कब हुई थी शुरुआत? 1930 में। दांडी कब पहुंचे थे ये 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे, और वहां पर जाकर इन्होंने नमक बनाया और इस कानून को तोड़ा। तो नमक कानून को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? साबरमती का जो आश्रम है वहां से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। वहां से कहाँ तक गए थे ये सारे के सारे? गांधी जी और उसके जो गांधी जी के अंडर जो अनुयायी थे वो कहाँ पर गए थे? दांडी गए थे, साबरमती से दांडी गए थे, इस वजह से इसको दांडी मार्च कहा जाता है। और मार्च में हुआ था इस वजह से दांडी मार्च कहा जाता है, और इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है टोलेट एक्ट आएगा, यानी कि बी सबसे पहले होगा आपका। फिर आपका जो है यहाँ पर देखो खिलाफत आंदोलन होगा, सी। फिर इसके बाद आपका जो है ये साइमन कमीशन जो है, गो बैक, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपका डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन रहेंगे, BCAD आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला यहाँ पर क्या रखा है? निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे के लिए व्यूवृद्ध गांधीवादी जो पोटी श्री रामुलुलु हैं उन्होंने क्या किया था? मृत्यु हो गई थी उनकी। तो आपको ध्यान रखना है, भारत जब आज़ाद हुआ तो उससे पहले क्या था कि भारत के जो नेता थे उन्होंने कहा था कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी, जब आज़ादी मिल जाएगी, तो भारत में क्या है, जो राज्य बटे हुए थे, राज्य का जो बने हुए राज्य थे, तो उन्हें जो हम दोबारा से उनकी जो सीमा है उन्हें दोबारा से डिसाइड करेंगे, दोबारा से बनाएंगे, क्योंकि वो जो राज्य पहले से बने हुए थे वो अंग्रेजों के टाइम के बने हुए थे। तो उन राज्यों की जो सीमा है और उन्हें दोबारा से हम बनाएंगे, ठीक है, यानी कि राज्यों का निर्माण दोबारा से करेंगे, राज्यों का पुनर्निर्माण करेंगे, इसीलिए कहा जाता है पुनर्निर्माण। तो पुनर् का मतलब होता है दोबारा से करना। तो राज्यों के पुनर्निर्माण को लेकर क्या है, पूरे देश में ये हो गया कि सरकार डर रही थी कि अगर हमने जो है, जब स्वतंत्र हो गया भारत, तो सरकार डर रही थी कि अगर हम क्या है, अगर सरकार अगर जो है राज्यों का पुनर्निर्माण करेगी तो जो भारत है वो बहुत सारे टुकड़ों में बट जाएगा। तो इस वजह से भारत सरकार डर रही थी। पर यहाँ पर जो है, जो नेता और रहे हैं और जो लोग रहे हैं, हमारी जनता रही है भारत की, उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया था, और उसी में जो है एक ही फेमस नेता रहे हैं गांधीवादी, जो पोटी श्री रामुलुलु। इन्होंने क्या आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है अपना वो किया था, जिसकी वजह से यानी कि विरोध किया था सरकार से, और आंदोलन पर चले गए थे, अनशन पर चले गए थे कि जो भारत में जो आंध्र प्रदेश है वो अलग से बने, उसको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, तो इसको लेकर आप तेलुगु में हुआ, तेलुगु भाषी जो है उनके लिए राज्य की जो मांग है वो अलग हो, ये था। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो भाषा के आधार पर जो राज्य है उनका निर्माण को लेकर जो है ऐसा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कथन पढ़कर हमें यहाँ पर जो है सही आंसर बताना है। अभी कथन कह रहा है, बुध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप है। तो कक्षा क्या होती है? सबसे पहली बात देखो ये सूर्य है, और इसके चारों ओर जब ये सूर्य है, इसके चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार में जो हमारे जो प्लैनेट होते हैं, देखो ये प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, ये प्लैनेट घूम रहा है, ये प्लैनेट घूम रहा है। तो यानी कि जो सूर्य के चारों तरफ जो है ये प्लैनेट जो चक्कर लगाते हैं, तो इसी को कक्षा कहा जाता है। जहाँ पर ये चक्कर लगा रहे हैं उसको कक्षा कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, बुध जो है 88 दिन में अपना जो सूर्य का एक चक्कर है वो पूरा कर लेता है। हमारी जो पृथ्वी है 365 दिन में पूरा करती है, और लीप वर्ष जो होता है 300 आपका जो देखो इसमें 335 कुछ घंटे और होते हैं, जिसकी वजह से लीप वर्ष जो है वो बनता है। उसके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जब हम एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे अपनी ज्योग्राफी की, तो कवर करेंगे। अभी देखो क्वेश्चन पे आते हैं, और कहा है इन्होंने बुध जो है अपने 88 दिन में चक्कर पूरा करता है सूर्य का। और क्यों करता है? क्योंकि वो सबसे समीप है सूर्य के। देखो ये सूर्य है और यहाँ पर ये बुध है, इस तरीके से मानो। तो ये जो बुध है, जितना जल्दी बुध ये चक्कर पूरा करेगा, ये कितना दूरी पर है, तो ये जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे उतना जो सूर्य का चक्कर लगाने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो कक्षा है वो भी तो बड़ी होती जा रही है, गैप बड़ा होता जा रहा है इस वजह से। तो यहाँ पर ये रीज़न बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो ये तो हमारा ठीक हो गया। अब देखो कारण दे रखा है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घवृत्ताकार
पथ पर चलते हैं इसे कक्षा कहते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि कक्षा किसे कहा जाता है कि सूर्य के जितने भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, 8 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो क्या है, एक निश्चित पथ पर, यानी कि उनका एक फिक्स जो है पाथ है, ठीक है, पथ है, जहाँ पर क्या करते हैं वो चक्कर पूरा करते हैं सूर्य का, और इसे दीर्घवृत्ताकार जो पथ है वो कहा जाता है। ठीक, तो इस वजह से ये भी बिल्कुल ठीक है और ये इसका रीज़न भी सही दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही जो व्याख्या है वो दे रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हमसे, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो 30 डिग्री पूर्व में कितना समय होगा। देखो ग्रीनविच में 12 बजे हुए हैं और 30 डिग्री आगे जाना है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब 0 डिग्री से हमें क्या है 30 डिग्री पे जाना है। आपको ध्यान रखना 0 डिग्री जो है आपका ग्रीनविच जो है 0 डिग्री पर स्थापित है, उससे हमें 30 डिग्री आगे जाना है, क्योंकि पूर्व, यहाँ पर देखो ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच के इस साइड पश्चिम आएगा आपका, ठीक है, और ग्रीनविच के इस साइड के आपका पूर्व आएगा। अब मानो पूर्व यहाँ पर जाना है, ये 30 डिग्री वाली हमारी है, तो 1 डिग्री जो है आपकी, आपको ध्यान रखना 1 डिग्री जो है वो कितने टाइम में पूरी होती है, 1 डिग्री जो है 4 मिनट जो है 4 मिनट लग जाते हैं 1 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है उस पर पहुँचने पर। देशांतर रेखा ऐसी होती हैं और अक्षांश रेखाएं ऐसी होती हैं। तो इस जो ये देशांतर रेखा है, अगर यहाँ से हमें यहाँ पर जाना है तो हमारी जो है 4 मिनट लगेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि जाने का अंतर नहीं, 4 मिनट का अंतर होता है इससे लेकर यहाँ तक, यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो पहुँचने में इन पे जो है 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट पहले इस वाली लाइन पे पहुँच जाएगी, इसके 4 मिनट बाद इस वाली लाइन पर जो है सूर्य की किरणें पहुँचेंगी, इस तरीके से होता है। तो टाइम भी इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। अब देखो जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री हमारी क्या हो गई, 4 मिनट हो गई 1 डिग्री, और हमारी 30 जो डिग्री है इस वो कितनी होगी, 30 डिग्री हमारी जो है 30 को हम जो है 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा कितना निकल के आएगा, 120 मिनट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटे होते हैं, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 और 60 हमारा 120 हो गया, तो इसके जो है हमारा 2 घंटे हो जाएगा। और 2 घंटे कैसे, 2 घंटे हमारे आगे, यानी कि 12 बजे जो हैं हमारे ग्रीनविच में 12 बजे हुए हैं, तो 30 डिग्री पूर्व में कितने बजेंगे, इसमें 12 में हम 2 घंटे ऐड कर लेंगे, तो 12 में 2 घंटे ऐड करेंगे तो 2 बजे होंगे आपके। और 2 कब के बजे होंगे, ये हमारे दोपहर का टाइम है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, PM हो रखा होगा, यानी कि मध्य आहार। तो ये हमारा जो है हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर दिया क्या है, दी गई जो सूची या विशेषता जो है उसके आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध पहचानने हमें। तो ताप कटिबंध आपको पता है कि पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें पहुँचती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है जो ताप कटिबंध है उसे डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखो ताप कटिबंध के जो क्षेत्र वो डिसाइड किए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि फटाफट से सब्सक्राइब कर लो कि कोई भी चीज़ ना छूटे आपकी। अच्छी तरीके से तैयारी करनी है इस साल, अगर सीटेट क्रैक करना है, आने वाली वैकेंसीज़ को फिल करना है और कुछ करके दिखाना है, तो आप जो है अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को। साथ साथ में क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। आगे देखो, अब देखते हैं हम जो ताप कटिबंध होता है वो किस तरीके से होता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बिना नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन आपको। देखो ये मानो ये पृथ्वी है, ठीक है, अब इसका कलर तो चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये पृथ्वी मान ली अब हमने। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी जो है भूमध्य रेखा होती है, ठीक है, 0 डिग्री में भूमध्य रेखा होती है हमारी, तो ये ध्यान रखना है। इसके ऊपर जो है हमारी जो है मकर रेखा कर्क रेखा होती है इस तरीके से, और ये होती है हमारी मकर रेखा। आपको पता है ना मकर और कर्क रेखा कितने कितने पे, 23.5 पे होती है, ठीक है, 1.5। ये हमारा जो है ऊपर की साइड जो है हमारा नॉर्थ पोल होता है, इसलिए N लगाते हैं, और ये हमारे 23.5 जो 1.5 ये हो गया, ये हमारे साउथ होगी क्योंकि साउथ की साइड है ये। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है, इस पे जो सूर्य की किरणें होती है, अब देखो यहाँ पर इस तरीके से देखो ये सूर्य है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो जो है आपकी क्या है, डायरेक्ट पड़ती हैं सूर्य की किरणें। तो इस वजह से ये वाला जो क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, गर्मी रहती है, और इस वजह से इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उष्ण का मतलब ही क्या होता है, गर्म होता है। अब देखो इसके ऊपर अगर हम जाते हैं, तो इसके ऊपर जब हम जाते हैं, ये वाला जो क्षेत्र, ये वाली एक और हमारी होती है, और यहाँ पर भी इसी तरीके से होती है हमारी
66.5 डिग्री पर होता है। ये वाली जो रेखा है हमारी 66.5 डिग्री पे होती है। तो ये नॉर्थ और साउथ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो क्षेत्र होता है इस पर डायरेक्ट नहीं पड़ती सूर्य की किरणें, बट इनडायरेक्ट पड़ती है, ठीक है, तिरछी पड़ती है। यहाँ पर तो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ी थी, सीधी पड़ रही थी, पर यहाँ पर क्या है आपकी, यहाँ पर जो है हमारी तिरछी पड़ रही है सूर्य की किरणें। आप देख ही रहे हैं इस वाले क्षेत्र पर तिरछी पड़ रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है गर्मी भी होती है और ठंड भी होती है। इसी वजह से इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ऊपर की तरफ जो होगा उसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कह देंगे और नीचे की तरफ जो होगा उसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कह देंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र आपका कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। अब देखो इस तरीके से नीचे का हो गया। अब देखो यहाँ पर जो है हमारा एक जो ये बच गया, ये वाला एरिया पूरा का पूरा ये एरिया। तो इस एरिया में अगर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये जो है ये हमारा जो है ध्रुव के साइड का होता है, ये ध्रुव होते हैं हमारे यहाँ के। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें जो है पहुँचती ही नहीं है। बर्फ़ के इलाके ही हमारे कहाँ पर हैं, जो उत्तरी ध्रुव और निचले ध्रुव है वहीं पर है। तो सूर्य की किरणें बिल्कुल भी नहीं पहुँचती है। इस वजह से यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है। ठंड को हम क्या बोलते हैं, शीत बोलते हैं ना, शीत। तो यहाँ पर शीत कटिबंध जो है ये होता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि हमें पहचानना है कि ये कौन सा है। तो यहाँ पर कहा गया है अत्यधिक शीत क्षेत्र, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जहाँ पर। दूसरा फिर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता, यानी कि सूर्य जो है वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाता है सूर्य की किरणें, ठीक है। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव व्रत के मध्य का क्षेत्र होगा। यानी कि ये हो गया उत्तरी ध्रुव यहाँ पर हमारा, और ये हमारा ध्रुव हो गया। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है ये हो गया हमारा। हमने देखा था ना ऊपर इस तरीके से, फिर ये मकर होती है, ये फिर हमारी मध्य वाली होती है। तो यहाँ पर इसी चीज़ से हम समझ जाएंगे कि सूर्य की किरणें कभी भी नहीं पहुँच पाती है यहाँ पर, और गर्मी बहुत कम होती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड है कहाँ पर होती है, शीतोष्ण में होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। सॉरी, शीतोष्ण शीत कटिबंध। शीतोष्ण में तो फिर भी गर्मी होती है, ठीक। तो हमारे यहाँ पर जो शीत कटिबंध, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखे हैं, एक मिनट देखो। उत्तरी ध्रुव व्रत जो है वो कितने उस पे होता है, मकर रेखा, और ये मैच करने हमें। तो आपको पता होगा मकर रेखा हमारी साउथ में होती है और 23.5 डिग्री जो है उस पर हमारी मकर रेखा बनी हुई है। तो 23.5 डिग्री दक्षिण जो है इसका फर्स्ट ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव व्रत आपको ध्यान रखना है, उत्तरी ध्रुव व्रत या फिर दक्षिण ध्रुव व्रत अगर पूछे जाए, यानी कि ये आपकी जो है अर्थ होगी इस तरीके से, और ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला जो पूछा जाए कि कितने पे है, तो ये आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री पर है। तो ये उत्तरी ध्रुव व्रत आपका 90 पे हो गया। विषुवत रेखा आपको ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इक्वेटर जो है आपका 0 डिग्री पे होता है। और उत्तरी ध्रुव व्रत अगर उत्तरी ध्रुव पूछा गया ओनली, तो उत्तरी ध्रुव जो है आपका, देखो यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव है वो आपका कहाँ पर होगा, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है उत्तरी ध्रुव व्रत, ये आपका जो है 90 पे ना होकर उत्तरी ध्रुव व्रत पूछा गया ना कि उत्तरी ध्रुव, तो ये तो हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया। उत्तरी ध्रुव का मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल हमारा कहाँ पर होता है, नॉर्थ पोल होता है हमारा 90 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट है। तो उत्तर में है, तो नॉर्थ जो है हमारा 90 डिग्री हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। नॉर्थ पोल हमारा 90 डिग्री पर है। और ये जो आपका ये वाला जो बनता है ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव व्रत। ये आपका 66.5 डिग्री होता है। तो उत्तर पूछा गया तो उत्तर लगेगा इसके पीछे, यानी कि नॉर्थ पूछा गया तो नॉर्थ लगेगा इसके पीछे, मेंशन करने के लिए कि ये जो है ऊपर के बारे में बताई जा रही है रेखाएं या फिर नीचे के बारे में बताई जा रही हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो है मकर रेखा आपकी जो है 23.5 डिग्री पर हो गई दक्षिण में, और उत्तरी ध्रुव व्रत आपका 66.5 डिग्री पर हो गया। विषुव व्रत जो है आपका 0 डिग्री, और ये आपका इस पर। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या है। तो कौन सा कथन जो है पर्यावरण की सही व्याख्या दे रहा है यहाँ पर। पहला क्या रखा है, किसी सजीव के चारों ओर का स्थान और वस्तुएं एवं प्रकृति, बिल्कुल सही है। किसी भी सजीव जो भी चीज़ है उसके चारों ओर का जो स्थान होता है, हम पहले क्या पढ़ते थे, पर्यावरण क्या होता है, अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास का जो आवरण होता है उसी को पर्यावरण कहते हैं हम। यानी कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ होती है उसको पर्यावरण कहते हैं। और हम क्या एक सजीव हैं, ठीक है। तो सजीव के चारों ओर का जो स्थान है, जो वस्तुएं हैं, जो प्रकृति है, उसको क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। अब देखो बी यहाँ पर कह रहे हैं पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप, केवल मानवीय क्रियाकलाप। अभी तो आप कह रहे हैं कि स्थान भी
होता है, वस्तु भी होती है और प्रकृति भी होती है। प्रकृति हमारी नेचुरल हो गई, ठीक है, और वस्तुएं और जो स्थान है वो तो मनुष्य ने बनाए हैं, तो ये मानवीकृत हो गए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें, नेचुरल भी है और जो प्रकृति से मिले वो भी है, और जो मानव क्रियाकलाप के थ्रू बनती है वो भी चीज़ें हैं। तो ये वाला ऑप्शन अपना गलत हो गया। सी देखो, पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियाँ, बिल्कुल ठीक है। जैविक यानी कि जिसमें जीवन होता है, और अजैविक जिसमें जीवन नहीं होता है, तो दोनों चीज़ें हमारी इसके अंदर इंक्लूड होगी। मानवकृत और प्राकृतिक दोनों के दोनों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। और इस अकॉर्डिंग हमारा ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया, तीनों करेक्ट हैं और बी इनकरेक्ट है। अब देखो कहाँ पर मैच हो रहा है, ए सी डी, ऑप्शन ए जो है अपना यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 50 वाले क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं अब हम। और देखो यहाँ पर क्या रखा है हमें, निम्न जो वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। वनों का जो कौन सा वन है ये बताना है हमें। तो देखो यहाँ पर सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन में पाए जाते हैं। बाज, चीड़ और ये जो आपका ये है, ये उदाहरण है पेड़ों के जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपका कौन सा होगा, शीतोष्ण सदाबहार जो वन है वो होगा, और इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकते इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जो है हमें दे रखा है कि जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर होते हैं, इस तरीके से। तो एक मिनट, वन जो है वो कहाँ पर होते हैं, वन जो है वो कहाँ पर बनेंगे, तो जहाँ पर मध्यम वर्षा होगी वहाँ पर बनेंगे, या फिर जहाँ पर न्यून वर्षा यानी कि सबसे कम वर्षा होगी वहाँ पर बनेंगे, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर होंगे। तो देखो सदाबहार वन हमारे कहाँ पर होते हैं, हमारा जो इक्वेटर वाला जो इलाका होता है ना, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो इक्वेटर वाला इलाका होता है, वहाँ पर हमारे सदाबहार वन होते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सूर्य की किरणें बहुत अच्छी होती है, तो इस वजह से होते हैं। तो वन जो है हमारे कहाँ पर होंगे, सबसे ज़्यादा वर्षा में होंगे, क्योंकि बहुत सारे पेड़ों के लिए वर्षा जरूरी है, आपको पता है ना। अब देखो घास तल कहाँ पर होंगे, जहाँ पर मध्यम बारिश होगी। और कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाएंगी, कहाँ पाई जाती हैं, जो हमारा रेगिस्तान होता है वहाँ पर। इसका मतलब वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा कम। तो ये हमारा ये न्यून वर्षा इसका हो जाएगा। तो हमारा देखो ए का हमारा कौन सा है यहाँ पर, ए का हमारा थर्ड है, ठीक है, बी का हमारा फर्स्ट और सी का हमारा सेकेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इनमें से हमें बताना है कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके दौरान कौन सी गैस उत्पादित की जाती है। आपको ध्यान रखना है, जो हमारे जो पौधे होते हैं वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस आपको ध्यान रखना है, जब वो अपना खाना बनाते हैं तो उसमें जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन जो होती है उसे क्या करते हैं, उसे तो ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो होती है उसे तो वो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। यानी कि जब अपना खाना बनाते हैं तो CO2 जो हम छोड़ते हैं ना, यानी कि CO2 जो हमें किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, पौधों से मिलती है। जब वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब वो अपना खाना बनाते हैं, तो जो है ऑक्सीजन जो होती है जिसे हम O2 कहते हैं, उसे क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, उसे छोड़ते हैं ये, ठीक है। और इनको खाना बनाने में किसकी जरूरत होती है, इनको खाना बनाने में जरूरत होती है, इनको जरूरत होती है CO2 की। तो इसे क्या है, इसे लेते हैं ये, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो किस चीज़ को छोड़ते हैं, इन्होंने यही बताया है किस चीज़ का उत्पादन करते हैं, कौन सी गैस का, तो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया हमसे, निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर हमें अभिकथन दिया गया है, आपतन और मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है। तो आपतन जो हो गया हमारा, और जो हमारा यहाँ पर जो मात्रा होती है इसकी तापमान की, वो क्या होती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। ये बिल्कुल सही कहा गया है। हमारा जो तापमान होता है वो ऊंचाई पर बहुत कम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा देखो, आते हुए सूर्य ताप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता, यानी कि सूर्य ताप के द्वारा जो वितरण है, सूर्य ताप का जो वितरण है वो प्रभावित नहीं होता इस चीज़ से, ये भी ठीक है। तो एक मिनट, जो सूर्य ताप है यानी कि सूर्य की जो रोशनी है उसके द्वारा तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। अब देखो यहाँ पर एक बात यहाँ पर मुझे आपको समझानी है। देखो ये मानो ये हमारी पृथ्वी है इतनी बड़ी, और यहाँ पर हम अपना सूर्य भी ले लेते हैं फटाफट से। तो ये देखो ये हमारा यहाँ पर सूर्य है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कर लेते हैं और अब अपना अच्छे से समझते हैं। देखो ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर डायरेक्ट किरणें जाएंगी सूर्य की, ठीक है। आपको पता है ना यहाँ पर जो है इसकी डायरेक्ट किरणें जा रही हैं।
ये हमारी जो है ये जैसे जैसे ऊंचे उस पे जाते हैं तो यहाँ पर किरणें नहीं जा पाती और ध्रुवों के पास तो सूर्य की किरणें पहुँचती नहीं है, इसीलिए इसे जो शीत कटिबंध कहते हैं। तो सूर्य की किरणें जो है तापमान को डिसाइड करती है, टेम्परेचर को डिसाइड करती है, यहाँ पर किरणें नहीं पहुँचती हैं, इसी वजह से यहाँ पर ठंड होती है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत दिखाया गया है। तो इस वजह से हमारा क्या है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बट दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारा गलत होगा। तो दोनों ए और नहीं, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए सत्य है परंतु बी हमारा असत्य है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, सॉरी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखो अगला यहाँ पर देखा सड़क मार्ग। सड़क मार्ग जो है कौन सी होगी, यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन है परिवहन का सबसे तीव्र साधन है, परिवहन का सबसे तेज साधन। अब खुद देखो सड़क मार्ग होगा, रेल मार्ग होगा, जल मार्ग हो गया, वायु मार्ग होगा। अगर आपको यहाँ से अमेरिका जाना होगा तो किस में जाएंगे, सबसे तेज गति से कौन किस उसमें जा सकते हैं हम, कौन से परिवहन साधन में। अगर हमें जो है मानो मुझे बहुत जल्दी बहुत अर्जेंट है और मुझे बहुत जल्दी गुजरात पहुँचना है तो किस में जाऊँगी मैं एरोप्लेन में जाऊँगी, ठीक है। तो इस वजह से हमारा डी का जो है हमारा ये फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन। अगर बहुत ज़्यादा दूरी है और उसको लेकर मुझे सामान वगैरह ढोना है तो उसके लिए जो है मैं किसका उपयोग करूँगी। आपने सुना होगा जो जलमार्ग होता है उसमें क्या है, जो शिप होती हैं उनमें बहुत सारा सामान आता है लद के, ठीक है। तो ये जो जलमार्ग है उसका यूज़ किया जाता है सामान ढोने के लिए, और बहुत ज़्यादा दूरी होती है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है कि बहुत जल्दी कम हो सके। तो ये हो गया हमारा ये रेल मार्ग। रेल मार्ग जो है देखो तीव्रता से तीव्र चलती है ये रेल मार्ग हमारी, और कम खर्च होता है इस पर, यानी कि बहुत सस्ती टिकट है रेल की। अगर आपको यहाँ से जम्मू कश्मीर जाना है बहुत सस्ती टिकट होती है रेल की। तो अब तो फिलहाल बढ़ गया है, इसके जो रेल के जो टिकट के रेट है वो बढ़ चुके हैं, फिर भी सस्ती है ये। तो सस्ता साधन है, आपको ध्यान रखना है। रेल जो है उसकी विशेषता यही होती है, सस्ता साधन है, तीव्र चलता है, और इससे जो है लोग जो हैं वो आवागमन करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और सामान वगैरह भी ढोए जाते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमारी रेल मार्ग से रिलेटेड हैं। अब देखो कम दूरी के यातायात का सबसे लिए जो कम दूरी यानी कि बहुत कम दूरी को अगर हमें पार करना है तो उसके लिए कौन सा साधन होगा, कार होगी। तो यहाँ पर हमारा जो सड़क मार्ग हो गया, ठीक है, या फिर हमारी बाइक हो गई, साइकिल होगी, जो भी है तो वो हमारे सड़क मार्ग होगी। ऐसा तो नहीं है आपको अपने यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर जाना है उसके लिए एरोप्लेन लेके आओगे, नहीं, आप अपने सड़क मार्ग का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर हमें जो है आज के विश्व में जो शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोत तक पहुँचना एक बड़ी समस्या बन गई है, और इसको लेकर हमें जो है बच्चों को जल संरक्षण की जो विधि है वो हमें समझानी है बच्चों को, कि जो हमारा जल है वो वेस्ट ना हो, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। पहला यहाँ पर कह रहे हैं उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहरें। तो पंक्तिबद्ध सिंचाई हो तो ये हमने जो साइंस में अपना पढ़ा हुआ है कि पंक्तिबद्ध यानी कि लाइन वाइज जो सिंचाई व्यवस्था है वो की जाती है, ये भी एक टेक्निक है उसकी। तो ये करेक्ट है अपना। आगे देखो जो स्लिपक्लोरो जो है उसका जो प्रयोग है, ड्रिप की विधि जो है, ड्रिप विधि जो है उससे पानी वेस्ट होगा, नहीं ये नहीं करेंगे। अब देखो गहरे कुएँ खोदना, बिल्कुल ठीक है, कुएँ खोदे जाएंगे। और यहाँ पर जो है फिर है जल संग्रह किया जाएगा। तो ACD इसका जो है अपने आप ACD यहाँ पर हमारा जो है ABD होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे गहरे कुएँ खोदे जाएंगे तो इससे पानी वेस्ट होगा, हमारा पानी हमारा सेव नहीं हो रहा है और यूज़ करेंगे पानी, ठीक है। तो ड्रिप विधि हो गई हमारी, सिंचाई जो है पंक्ति में की जाए, जल संग्रह हो, ये हमारा ठीक होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ABD ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे दे रखा है कि निम्नलिखित कथन A और B को पढ़िए, और 1 मिनट यहाँ से 56 जो क्वेश्चन है इससे हम जो है अपना नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें कवर करेंगे। देख सकते हैं आप मेरे फ़ोन की बैटरी भी बहुत कम रह चुकी है, और हम जो है नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कवर करेंगे, और आपका भी एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको भी, तो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।